गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे 9th चैप्टर जो हमने लास्ट वीक में किया था, उसके अगले सेशन को। इसके पहले जो हमने किया था, इसमें मैंने आप लोग को इसका जो पूरा इम्पोर्टेंस है, इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने आपको इस पे कंसेप्ट में ये बताया था कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है। फाइन। तो एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा रिकैप मिल जाए इसका। सबसे पहले फिर से कहता हूँ, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, ऑफलाइन की चीज़ों को यानी फिज़िकल चीज़ों को, पेपर वर्क को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने का। ये कभी शुरू हुआ था? 1996 में। ओके, जब इंटरनेट इंडिया में आया था। एंड देन उसके बाद इसमें जो प्रोसेस का नाम है डीमटेरियलाइजेशन, इसको हम कहते हैं जब कोई फिज़िकल चीज़ ऑनलाइन में कन्वर्ट होती है, उसे हम कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। देन डीमैट अकाउंट की बात आती है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? इस तरीके से हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं बैंकों में, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट होता है। जिस किसी पर्सन को इंडिया में शेयर्स में डील करना है, उसे कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट। ओके। अब उस पहले वाले सेशन में हमने क्या क्या देखा था कि किस तरीके से पेपर वर्क होता है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या रिस्क अवेलेबल हैं, क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं, डिले होता है, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी होता है, एंड मैनी मोर थिंग्स। राइट। तो ये बात तो है, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें, है ना। फिर उसकी कुछ एडवांटेजेस भी हमने देखे। ये जो दिया हुआ है आपके सामने अभी, डिपॉजिटरी सिस्टम का, अपने आप में इसमें रिस्क कम हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है, इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो जाता है, एंड ऑल। देन वी हैव दिस, उसमें सिक्योरिटी मिल जाती है लोन के अगेंस्ट में, मतलब लोन भी मिल जाता है हमको। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा क्या है? कंपनी का टाइम बचता है, पेपर वर्क बचता है, और उनको भी एक रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ही बेनिफिट होता है। राइट स्टूडेंट्स। सो आज से मैं एक उम्मीद करूँगा कि आप इसको पूरा अच्छे से सुने और आपको ये कंसेप्ट ओरली ही समझ में आ जाएगा। राइट। ये देखिए, डिपॉजिटरी जो कि अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसको मैं ब्रोकर का नाम दे सकता हूँ। फाइन। फिर आती है बात ये बेनिफिशियल ओनर की। तो ये वो इन्वेस्टर है चाहता है जो चाहता है इसका पेपर का जो कंसेप्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑनलाइन में। राइट। किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑनलाइन में। और इशूअर कंपनी क्या होती है? जो कंपनी में उसने शेयर्स खरीद रखे हैं। मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी में शेयर्स खरीदे थे कभी 1995 में। कहाँ पे कभी खरीदे थे? समझो 1995 में, बराबर। अब आज 2020 में सपोज करके मुझे वो बेचना है, तो मतलब मैंने उस शेयर्स को कितने साल रखा अपने पास? 25 साल रख लिया। बट आज का कंसेप्ट तो ऑनलाइन का है। अब जब मैं इसे बेचने जाऊंगा ना, तो नहीं बिकेगा, पेपर वर्क है ना, इट्स अ पेपर वर्क। तो ये आज नहीं चलता। मुझे सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? डीपी के पास। डीपी अभी बताया था, दैट इज़ अ ब्रोकर। अब वो ब्रोकर भी कौन हो सकता है? वी कैन से दैट ये ब्रोकर बेसिकली बैंक वाले भी होते हैं और अलग अलग ब्रोकर भी होते हैं। और जो मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ इसमें? इन्वेस्टर हुआ। अब इसमें इशूअर कंपनी कौन हुई? रिलायंस हुई, जिससे मैंने ये शेयर्स खरीदे थे। समझा आप लोग को स्टूडेंट्स? चारों कंसेप्ट क्लियर हुआ? डिपॉजिटरी बोले तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट का है। और देखिए, दो डिपॉजिटरी है, दैट इज वन इज इन NSDL एंड CDSL। आपके देखिए पेरेंट्स के पास जो पैन कार्ड होगा, उस पैन कार्ड के बैक साइड में इनमें से एक चीज़ लिखी होती है, डिपॉजिटरी का नाम। क्योंकि ये पैन कार्ड भी जो बना है, ये भी तो अपने आप में वही हुआ ना, ऑनलाइन कंसेप्ट। बिकॉज
आज देखिए बैंकों में कैसे पैन कार्ड की कंपलसरी होता है। इसके बिना देखिए कोई काम होता नहीं है। क्यों ऐसा ज़रूरी है? बिकॉज पैन कार्ड के होने से सामने वाले का पूरा इनकम स्टेटस पता चलता है, उसके एक्सपेंसेस पता चलते हैं। बराबर है। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी अपने आप में सहयोग दिया और ये चीज़ों का एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ। बराबर है। चलिए अब डिपॉजिटरी को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट्रल बैंक, दैट इज एन आरबीआई, वेर इन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज ऑनलाइन। किसकी रिक्वेस्ट पे? इन्वेस्टर की। मतलब मैं ही चाहता हूँ ना, जब अकाउंट ओपन होता है ना, ये डीपी ओपन करवा के देता है। कौन? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बराबर। और ये अकाउंट असल में होता कहाँ है ओपन? डिपॉजिटरी के पास होता है। मतलब करवाने का काम डीपी का है। माने ये कराएगा ये पर्सन, अकाउंट ओपन होगा यहाँ पे। किसका होगा? मेरा होगा। बराबर। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड different services related to different transaction in such security. It is responsible for safekeeping of investor security. There is no direct access of investor with depository. It works as a link between the company and the investor. Yes. अभी देखिए, कंपनी अपनी जगह पे और इन्वेस्टर यहाँ। अभी अगर इसका पेपर में होता तो कंपनी में कोई काम ही नहीं बनता। इनडायरेक्टली ये काम इनका ही होता है, लेकिन करवाने का काम किसका? डीपी का। और इसको ऊपर से मैनेज कौन करता है? ये डिपॉजिटरी करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एकदम रिदम में सुनिएगा, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपको ये बराबर आएगा। ठीक है। तो डिपॉजिटरी का तो यहाँ पे पूरा होता है। आगे देखते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने आप में क्या होता है? एक तरीके का एजेंट होता है। कौन होता है? एजेंट। किसका? डिपॉजिटरी का। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको डिपॉजिटरी मत समझिएगा, ये एक ब्रोकर होता है। ठीक है। और डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट। ये जो डीपी बोले तो ये ब्रोकर जो होता है ना, वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होता है। और जो भी इसको नियम कानून होते हैं वो सेबी के मानने पड़ते हैं। सो इट इज़ इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। अभी देखिए क्या है ना, डिपॉजिटरी मिला के 2 ऑफिस है पूरे इंडिया के लिए। अभी इतने सारे लोग हैं, सबको थोड़ी मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए डिपॉजिटरी ने अपना ये काम किसको सौंप दिया? डीपी को। और डीपी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कौन है? बैंक। डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर, डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर। इट सेंड्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियडिकली। यस। एक तरफ डिपॉजिटरी, यहाँ इन्वेस्टर, और बीच में डीपी है ना। डीमैट अकाउंट जो ओपन हुआ है, फाइन। तो डिपॉजिटरी के पास जो अकाउंट ओपन हुआ है, कराया किसने? डीपी ने करवाया। किसका ओपन हुआ है? इन्वेस्टर का हुआ है। अकाउंट का नाम क्या है? डीमैट अकाउंट। सो इनडायरेक्टली पूरा रेशो जो घूमता है वो डिपॉजिटरी के पास ही है। इट फंक्शंस लाइक एज अ सिक्योरिटीज बैंक। यस, जिस तरीके से एक बैंक फंक्शन करता है वैसा ही है। एंड दैट फैसिलिटेट द डीमेटेरियलाइजेशन। वही जो पेपर की चीज़ों को किस में कन्वर्ट करता है? ऑनलाइन में। इट क्रेडिट्स सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ राइट्स इशू एंड बोनस इशू। अब राइट्स इशू बोनस इशू मैंने आपको देखिए चैप्टर नंबर 2 में बताया था। राइट्स इशू क्या होता है? जब ऑलरेडी किसी के पास पहले से क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स, और उसको दोबारा नए शेयर्स खरीदने का ऑफर जाता है, दैट्स कॉल्ड एज अ राइट्स इशू। बोनस इशू क्या होता है? क्या मिलते हैं? बोनस शेयर। बराबर। ये बोनस शेयर मिलता है। ये बोनस शेयर किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, और किसी को नहीं मिलता है। इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये भी उसको ही मिलता है। इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली।
Following can be work as DP, financial institution, banks, approved foreign banks, custodian responsible for overseeing operations of assets fund, stock brokers, clearing corporation, NBFC, registrar to issue share transfer. ये सारे काम डीपी कर सकता है. फाइन, बैंक वाला काम तो कर ही रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी कर रहा है, अप्रूव्ड बैंक, फॉरेन बैंक, इवन दो कस्टडी में रख सकता है एसेट्स को. एंड इवन साथ साथ में क्या कहते हैं इसको, रजिस्ट्रार टू इशू टू शेयर ट्रांसफर एजेंट्स भी है. द डीपी मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर. द डीपी हैज़ अ यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन. यस, अभी जो डीपी होता है, जैसे कि अगर मान लो मैं ब्रोकर का काम करके बैठ जाऊँ, है ना, तो मुझे अलग से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो मुझे इशू होता है डिपॉजिटरी से, बिकॉज मैं उनका एजेंट बन के बैठा हूँ यहाँ पे, बराबर है. So this certificate I am getting after the registration for the approval of the investors. And then the third point we have this beneficial owner. अब सोचिए ज़रा, इस पूरे काम में बेनिफिट मिला किसको असल में? असल में बेनिफिट जो पूरे इस काम में मिला है वो मिला है इन्वेस्टर को. तो बेनिफिशियल ओनर वही हुआ, मैंने कि मैं हुआ. द BO इज एन इन्वेस्टर सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. इन्वेस्टर ही गया था डीपी के पास ये सर्विस लेने के लिए, तो ही बिकम्स अ बेनिफिशियल ओनर. Then BO is entitled to all the rights of benefits and subject to all the liabilities with respect to securities held by the depository. जो भी कुछ डिपॉजिटरी करेगा डीपी किसको बताएगा? इन्वेस्टर को. तो इन्वेस्टर को ये भी मिलेगा डिटेल्स. द BO कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डीपी. यस, वो भी उनका क्लाइंट ही हुआ ना. मैं जब किसी के पास जाके कोई काम कराऊँ तो मैं क्लाइंट ही बना. BO client is required to open a demat account with DP for electronic holding securities. BO has to pay charges to the DP for availing the service of DP. Then BO is given a unique account number in which securities are held. Fine. एक जैसे कि अगर मैं बैंक में जाऊंगा तो मुझे बैंक का अकाउंट नंबर मिलता है, उसी तरीके से मुझे मिलता है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. और ये मुझे कौन प्रोवाइड करता है? डीपी देता है. और ये जनरेट कहाँ होता है? डिपॉजिटरी के पास. देन वी हैव दिस द इशूअर कंपनी. It means the company which has issued the securities which are dematerialized, it must register with the depository. मतलब जिस कंपनी से मैंने शेयर्स लिए थे ना, वो किसके पास रजिस्टर होनी चाहिए? डिपॉजिटरी के पास, ताकि उनके पास जब डिटेल हो तो वो उसको चेंज कर सके काफ़ी आसानी से. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको ये 4 कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझ में आए होंगे. ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप ये समझ गए तो ये चैप्टर ही पूरा समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है. ओके, राइट. एंड देन इसके बाद जो कंसेप्ट दिए हुए हैं ये बता रहा है आपके, देखिए, कंसेप्ट रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम. तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल फॉर्मेट, दैट इज अ पेपर फॉर्मेट विच इज़ कन्वर्टिंग इनटू ऑनलाइन, दैट इज सिंपली नोन एज अ डीमटेरियलाइजेशन. फाइन. सो डीमटेरियलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? क्लाइंट को अपने सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना वो सरेंडर करने पड़ते हैं डीपी के पास, और साथ साथ में डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म उसको फिलअप करके देना होता है. और डीपी इस चीज़ को कहाँ पे दे देता है? डिपॉजिटरी के पास, ताकि उसका ये सारा काम जो है पेपर वर्क का, ये ऑफलाइन का ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाए. बराबर. रीमटेरियलाइजेशन इसका उल्टा कर दीजिए, दैट इज़ ऑनलाइन का काम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेपर वर्क में हो रहा है. ओके. अब पेपर वर्क में जब काम कन्वर्ट होता है तो इससे क्या होता है कि लाइक रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, वो भी काम डीपी ही करेगा. वैसे बेसिकली ये काम कोई कराता नहीं है, पर ये दिया हुआ है, क्योंकि सबको ही तो आज पेपर वर्क किस में कन्वर्ट कर रहा है? ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहा है. देन वी हैव अ फंजिबिलिटी. फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इफ़ देयर इज समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स शोइंग इन द फिजिकल फॉर्मेट, मतलब कुछ आपके सामने अगर आसानी में रखा हुआ है फिजिकल में, तो आप उसको पहचान सकते हो, पर उसमें वक्त लगेगा. लेकिन अगर कोई चीज़ ऑनलाइन जब होती है ना, तो वो दिखती नहीं है पर होती ज़रूर है. दैट इज़ कॉल्ड एज अ फंजिबिलिटी. सपोज आपके मोबाइल में देखिए कितने सारे नंबर्स होंगे, कितने सारे डेटा होगा. किसी का अगर आप नाम सर्च करते हो तो क्या पूरा स्क्रॉल तो नहीं करते हो ना? हाँ, लेकिन आप क्या करते हो?
आप तुरंत जाके उसको एक सर्च ऑप्शन में जाके डालते हो तो तुरंत आपको डिटेल मिल जाती है। अब कोई कह सकता है कि नंबर कहाँ पे स्टोर हुआ है? नहीं। यस, इट्स अ फंजिबिलिटी। लैंड इज नॉट अ फंजिबल, दैट्स एवरी यूनिट ऑफ लैंड इज यूनिक क्वालिटी एंड हैट्स टू रिड्यूस इट्स वैल्यू। यस, अब लैंड तो दिख रहा है ना मुझे सामने। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कभी दिखती नहीं, जैसे कि सपोज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इंटरनेट। Currency note is fungible, is not but there is no difference between two currency notes of the same value. Yes, it's fungible. समझ में आया? अभी जो करेंसी के नोट होते हैं सब एक जैसे ही होते हैं। अगर मैं कोई पुराना निकालूँ और नया नोट निकालूँ, उस पर 100 रुपया लिखा हुआ है, तो 100 रुपया तो उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है, तो नो वन कैन मेक एनी डिफरेंस फॉर दैट। बराबर। हाँ, लेकिन उसमें अगर उसमें वैल्यू लिखी हो तो उसको माना जाएगा। तो सिमिलरली ये जो कंसेप्ट आपको अभी तक हमने देखा है यहाँ पे, ये बताता है कि कैसे ऑनलाइन का रिक्वायरमेंट हुआ। ये ऑनलाइन की रिक्वायरमेंट इसलिए आई कि बिकॉज 1995 में इंटरनेट आने के बाद कंसेप्ट इतने बढ़ चुके थे कि अब पेपर वर्क को संभालना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए इस कंसेप्ट को लाना ज़रूरी पड़ा गवर्नमेंट को, और डिपॉजिटरी का फॉर्मेशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो आपको ये अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझा होगा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जो जो मैंने लिखा है आप इसको एक बार